नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस। देखिए, फ्लो मेजरिंग के लिए अनेक प्रकार के डिवाइसेस हैं, जैसे एक है वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, तीसरा है पिटोट ट्यूब एटसेट्रा। इसी प्रकार के कई अनेक डिवाइसेस होते हैं, तो इसमें ये तीनों अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बारी बारी से हम इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर इस प्रकार का एक डिवाइस होता है। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। इस पार्ट को कहा जाता है कन्वर्जेंट पार्ट, इसे कहा जाता है थ्रोट, इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट पार्ट। ठीक, इसे कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम मान लें कि कोई पाइप है जिसका डायमीटर D1 है, ठीक, तो इसकी आधार पे जिसका थ्रोट का डायमीटर इसको मान लेते हैं कि D2 है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, तो D2 की वैल्यू होगी ये इक्वल टू 1/3 टू हाफ ऑफ D1, मतलब D1 की वैल्यू से 1/3 से लेकर आधी इसके बीच में वेरी कर सकती है। अब देखिए इसमें जो कन्वर्जेंट पार्ट का एंगल होगा, कन्वर्जेंट पार्ट का एंगल ये थीटा मान लीजिए, इसकी वैल्यू जो होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री होती है। और ये जो डाइवर्जेंट पार्ट होता है इसका जो एंगल मान लीजिए फाई होता है, इसकी वैल्यू लगभग 5 डिग्री से 7 डिग्री तक होती है। देखिए क्या है कि जो कन्वर्जेंट पार्ट होता है उसमें फ्लो क्या है, इसमें प्रेशर घटता है, ठीक, और वेलोसिटी क्या है, बढ़ती है। ठीक, और थ्रोट पे क्या है, थ्रोट छोड़ दीजिए पहले इधर, और इस पार्ट में क्या है, प्रेशर बढ़ता है और वेलोसिटी घटती है। ठीक, तो थ्रोट पे क्या हो रहा होता है, थ्रोट पे जो फ्लो होता है वो इस तरह के स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब इस क्षेत्र जो फ्लो आता है वो यहाँ आकर के थोड़ी देर के लिए रुकता है, और इस पार्ट में फिर भी वेलोसिटी प्रेशर दोनों का फिर से वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। पाइप जब दूसरे हिस्से पहुँचता है तो फिर वो अपनी उसी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए इस कन्वर्जेंट पार्ट का एंगल ज़्यादा रखे हैं और डाइवर्जेंट पार्ट का एंगल कम रखे हैं, तो इससे सीधा सीधा समझिए कि डाइवर्जेंट पार्ट की जो लेंथ होती है जो होती है L2 अगर हम माने, और कन्वर्जेंट पार्ट की जो लेंथ होती है इसे अगर हम L1 माने, तो डाइवर्जेंट पार्ट की लेंथ हमेशा ही कन्वर्जेंट पार्ट से ज़्यादा होती है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग क्यों इस तरफ का लेंथ ज़्यादा रखते हैं, इस तरफ कम रखते हैं। देखिए इसको क्योंकि यहाँ प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर क्या घटना है, वेलोसिटी बढ़नी है, तो यहाँ पे सेपरेशन के चांसेस नहीं होते। ठीक, फ्लूइड का सेपरेशन बता देते हैं। जब फ्लूइड किसी डाइवर्जेंट मतलब इसकी इस प्रकार कंड्यूट में फ्लो होता है जहाँ पर वो एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, देखिए जैसे यहाँ से फ्लूइड है तो इस प्रकार से एक प्रोफाइल बनाता है, और उस प्रोफाइल को बनाने के बाद दूसरा वो जाकर के पूरी पाइप को फिल कर पाता है। तो ये जो खाली भाग रह जाता है यहाँ पर इस प्रकार के एडी करंट बन जाते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं एडी करंट लॉस। क्या कहते हैं, एडी करंट
लॉस, और यहाँ पर ही फ्लूइड का सेपरेशन होने लगता है, मतलब फ्लूइड क्या है इसमें से पृथक होने लगता है अपने मेन स्ट्रीम से। इसीलिए क्या है, अगर वेंचुरी मीटर के डाइवर्जेंट पार्ट में फ्लूइड का सेपरेशन ना हो, इसीलिए डाइवर्जेंट पार्ट को लंबा बनाया जाता है और इसका एंगल 7 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखा जाता है। अब देखिए वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वेंचुरी मीटर का प्रयोग दो तरह कैसे कर सकते हैं, एक स्ट्रेट फॉर्म में या हॉरिजेंटल फॉर्म में, और दूसरा हम लोग इंक्लाइंड फॉर्म में यूज करते हैं। यदि ट्यूब्स कैसी हो, इंक्लाइंड ट्यूब हो। तो स्ट्रेट फॉर्म में सीधे जैसे ये पाइप है, इसमें हम लोग इतना बीच का पाइप पार्ट कट करते हैं और उसमें वेंचुरी मीटर को हम लोग ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक। और अगर वेंचुरी मीटर इंक्लाइंड हो पाइप तो इसको इंक्लाइंड फॉर्म में लगा दिया जाता है। ठीक, तो हम देखिए दोनों के केस में जो फार्मूला होता है फ्लो नापने का वो सेम होता है, ठीक। देखिए वेंचुरी मीटर जो होता है इसको रेट मीटर भी कहते हैं, ठीक। वेंचुरी मीटर जो होता है इसको रेट मीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लो रेट ऑफ फ्लो मापता है। तो हम लोग मान लीजिए स्ट्रेट के लिए जो फार्मूला का वही इंक्लाइंड के लिए फार्मूला होता है, इसमें कोई खास दोनों में अंतर नहीं होता है, दोनों को डिक्टो मान करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक वेंचुरी मीटर है जो एक पाइप में लगा है जिसका डायमीटर D1 है और उसके थ्रोट का डायमीटर D2 है, ठीक। और हमको क्या करना है, तो इसके जो फ्लो का वैल्यू होती है, जो इसका डिस्चार्ज होता है Q, अगर हम आइडियल केस में देखें तो इसकी वैल्यू होती है A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब देखिए A1 A2 इन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। A1 क्या होता है, A1 जो D1 जो हम लोग पाइप का डायमीटर लिए उसी का एरिया हो जाएगा। तो 1002 वर्ड्स में कहें क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, जिस पाइप में लगा है उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, पाइप का एरिया ले लेते हैं। A2 क्या होता है, A2 होता है थ्रोट का एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ थ्रोट एरिया, ठीक। थ्रोट की क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक। अब GH क्या होता है, देखिए एच भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब हम इसमें नापते हैं तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इसके बीच में लगा दिया जाता है। तो सपोज ये हमने एक डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इसके बीच में हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक। जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, जो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू आई। और इन दोनों लिम्स में जो मैनोमेट्रिक लिक्विड का अंतर जो है वो मान लीजिए स्मॉल x है, ठीक। तो अब देखिए H की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए SM जो है, SM है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड। मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लीजिए SM है, और S जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, जो पाइप में फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक। तो H की वैल्यू क्या होगी, इसकी दो कंडीशन है, A यदि SM
इज ग्रेटर देन यस, मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मैनोमेट्रिक लिक्विड की, इसके अंदर पाइप के अंदर फ्लो करने वाले लिक्विड से ज़्यादा है। कहने का मतलब है जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो फ्लो होने वाले लिक्विड की अपेक्षा भारी है। तो उस कंडीशन में एच की वैल्यू जो होगी ये होगी यक्स इंटू यस एम अपॉन यस माइनस 1, ये रखेंगे। और दूसरी कंडीशन है यदि यस की वैल्यू इज ग्रेटर देन यस एम, मतलब जो फ्लो होने वाला लिक्विड है वो मैनोमेट्रिक लिक्विड की अपेक्षा अधिक भारी है। तो इस कंडीशन में जो एच की वैल्यू लेंगे वो लेंगे यक्स इंटू 1 माइनस एस एम अपॉन यस। ठीक, अगर हम इस वैल्यू को उठा करके इससे h की वैल्यू निकाल लेंगे और h की वैल्यू को उठा करके हम लोग इसमें रख देंगे तो बेंचुरीमीटर में होने वाले फ्लो की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ये आइडियल फ्लो की वैल्यू है। अब एक्चुअल फ्लो क्या होगा? एक्चुअल फ्लो जो होगा Q एक्चुअल इक्वल टू होगा CD इंटू Q आइडियल। ठीक, जो हमने आइडियल फ्लो निकाला है यदि इसमें हम CD का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा क्या, ये कहलाएगा एक्चुअल फ्लो आ जाएगा। अब CD क्या है? CD कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक, अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है ये बता देता हूँ। देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक, होता है एक्चुअल ऑफ डिस्चार्ज अपन डिस्चार्ज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज CD। वेंचुरीमीटर के लिए जो इसकी वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.94 से लेके 0.98 तक होती है। ये याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीधा सीधा सवाल में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, अब देखिए जैसा कि हम आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बता रहे हैं तो इसके साथ हम दो चीज़ें और बता देते हैं। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, इसको दर्शाते हैं CC से। देखिए क्या होता है, जब कोई फ्लो किसी एकाएक मान लीजिए किसी होल या किसी पाइप में से मान लीजिए किसी पाइप में कोई प्लेट इस प्रकार ऊपर नीचे लगी है तो इसमें से जब होकर के फ्लो यहाँ से आ रहा होगा तो पहले स्वयं को सिकोड़ेगा, फिर आगे जा कर के ये फैलेगा। तो फैलने से पहले थोड़ा और सिकुड़ता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिस अवस्था पे इसका ये जो एरिया है ये मिनिमम हो जाता है। एरिया क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। ठीक, तो ये जो प्लेस जिस जगह पर फ्लो का एरिया मिनिमम हो जाता है इस फ्लो एरिया को कहा जाता है वीना कॉन्ट्रैक्टा। क्या कहा जाता है? वीना कॉन्ट्रैक्टा। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ फ्लो। तो ये प्रारंभ में जो एरिया हो रहा है, मान लीजिए ये जो एरिया है ये A1 है और वीना कॉन्ट्रैक्टा का जो एरिया है मान लीजिए AC है, तो ये फार्मूला हो जाएगा AC अपॉन A1। इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
इसको सी वी, स्मॉल सी, सॉरी सी वी, सी का नीचे सबस्क्रिप्ट में स्मॉल वी आ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगला एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सी वी, ये होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक, जो अभी हमने बताया था, फ्लो पहले खुद को समेटेगा, फिर उसका एक्सपेंशन शुरू होगा। तो एक्सपेंशन से पहले एक जगह होगा, जिस जगह पर इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ये कहलाएगा वीना कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ की वेलोसिटी मान लीजिए वी सी है, एक्चुअल में जो वेलोसिटी है वो वी वन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी वन अपॉन वी सी। अब देखिए तीनों में संबंध क्या होता है, सीधा सीधा याद कर लिए कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, या अदर वर्ड्स क्या होता है, सी डी इक्वल टू सी सी इंटू सी वी। ठीक, सी सी इंटू सी वी। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो है ऑरिफिस मीटर। क्या होता है, ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर क्या होता है, जैसे कोई ये पाइप है तो इसमें क्या एक प्लेट लगा देते हैं, उस प्लेट के बीच में क्या होता है, एक होल होता है। ठीक, तो इस प्लेट के बीच में होल होता है। मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक, इसमें जब हम ऑरिफिस मीटर लगा देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ध्यान रखना होता है कि इसके जो भीतर का होल है वो पाइप के डायमीटर के साथ कंसेंट्रिक होना चाहिए। तो मान लीजिए, ठीक, इसमें फ्लो हो रहा था, तो अभी जो हमने बताया तो फ्लो उसी प्रकार से होगा। पहले फ्लो क्या है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो इसमें से होकर के गुजर सके। फिर लेकिन ये फ्लो क्या है, फिर इस ऑरिफिस के बाद भी इसमें क्या है, ड्यू टू इनर्शिया लगातार कमी होती रहेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसका फ्लो एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें इसको एक्सपेंशन होने लगेगा। ठीक, अब देखिए इसके डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होगा। इसके डिस्चार्ज का फार्मूला होगा, सपोज ये जो हमने पाइप लिया था ऑरिफिस का ये जो एरिया है, ये अगर एरिया ए ओ हो और पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन हो, तो इसका डिस्चार्ज का फार्मूला और वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज का फार्मूला सेम ही होता है। तो क्यू देखिए आइडियल जो होगा, आइडियल डिस्चार्ज वो तो वही हो जाएगा A1 A0 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक, यही हो जाएगा इसका। और एच कैसे नापा जाएगा, एच नापने का वही तरीका है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर लगा हुआ होता है। उसी तरह से एच जैसे हमने वेंचुरी मीटर निकाला, बिल्कुल डेक्टो इसी तरह निकालेंगे, सब कुछ सेम वही है। ठीक,
इसमें देखिए, और क्यू एक्चुअल कितना हो जाएगा, एक्चुअल बराबर हो जाएगा सी डी का मल्टीप्लाई कर देंगे किंतु क्यू आइडल, तो क्यू आइडल में अगर हम लोग सी डी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू एक्चुअल हो जाएगा। हम जानते हैं सी डी बराबर क्या होता है, सी वी इंटू सी सी। जो सी सी की वैल्यू होती है ये वेरी करती है 0.4 से लेकर के 0.8 तक ऑरिफिस मीटर के लिए, और सी वी की वैल्यू जो होती है ये 0.97 टू 0.99 तक वेरी करती है। तो ये याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में आता है कई बार। तो जो सी डी की वैल्यू होती है ये ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 0.64 से 0.78 तक वेरी करती है। तो इस प्रकार से ये याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आता है कई बार, इसकी सी डी की वैल्यू क्या होती है। वैसे ये दोनों ही पूछ सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है। ठीक, तो इस प्रकार से ऑरिफिस मीटर काम करता है। अब आता है अगला पिटॉट ट्यूब। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिटॉट ट्यूब। देखिए पिटॉट ट्यूब जो होता है, पिटॉट ट्यूब सबसे सिंपल और सरल माध्यम है फ्लो नापने का। सपोज मान लीजिए कोई चैनल है जिसमें फ्लो हो रहा है, तो सिंपली ये क्या होते हैं, पिटॉट ट्यूब क्या होती है, पिटॉट ट्यूब एक राइट एंगुलर ग्लास ट्यूब होती है। ठीक, इस तरह से, ठीक, सिंपल एक ट्यूब होती है। इसको उठा करके हम लोग इस चैनल में इंसर्ट कर देते हैं, तो इसके कारण इसमें पानी कुछ ऊंचाई तक भर जाता है। मान लीजिए कि ये जो ऊंचाई है ये स्मॉल एच है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी जो हो जाएगी इक्वल टू हो जाएगी √2g एच। ये सिंपल सा फार्मूला है। इसी फार्मूला लगा करके हम लोग पिटॉट ट्यूब से होने वाले डिस्चार्ज को नाप सकते हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअल में क्या होगी, ये तो आइडियल वेलोसिटी है। ठीक, एक्चुअल में क्या होगी, वी एक्चुअल इक्वल टू सी वी इंटू वी आइडियल। ठीक, इसे हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस तरह पिटॉट ट्यूब काम करता है। अब देखिए इसमें एच है क्या, ठीक, कई बार, ठीक, इसमें एच है क्या, एच जो होता है इसमें वो स्टैग्नेशन हेड और स्टैटिक हेड का अंतर होता है। ठीक, एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक, वेलोसिटी का फार्मूला ये है, तो इसमें एच क्या है, तो एच जो होता है स्टैग्नेशन हेड और स्टैटिक हेड का अंतर होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, स्टैग्नेशन हेड मतलब प्रेशर एट स्टैग्नेशन कंडीशन इंटू रो जी माइनस प्रेशर इंटू स्टैटिक कंडीशन अपॉन रो जी, एस जी स्टैग्नेशन अपॉन रो जी। तो इन दोनों का जो अंतर आ जाता है तो वही हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिटॉट ट्यूब द्वारा हम लोग इसको नाप सकते हैं। स्टैग्नेशन हेड का मतलब क्या है कि यदि ये फ्लो करता हुआ लिक्विड एकाएक रुक जाए तो उसका कितना हेड डिलीवर करेगा, मतलब उसका वेलोसिटी हेड और उसका प्रेशर हेड दोनों मिल करके कितना हेड डेवलप करेंगे, वो स्टैग्नेशन हेड कहलाता है। और जो सिर्फ उसके क्या कहते हैं फ्लो को नापता है, यानी फ्लो को जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है उसमें से जो प्रेशर हेड बन रहा होता है उसका स्टैटिक हेड होता है। तो ये हो गया पिटॉट ट्यूब। इसके अलावा भी और कई डिवाइस होते हैं, उनको बस नाम याद कर लीजिए और वो कहाँ पर उसका यूज़ होता है वो मैं बता देता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ। अदर डिवाइसेस जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, देखिए इसमें डिस्चार्ज नापने के लिए देखिए वेंचुरी मीटर तो आप जानते हैं, ये रोटामीटर, एल्बोमीटर और बेंड मीटर, ये तीनों भी याद कर लीजिए, बस नाम याद कर लीजिए। इनका प्रयोग डिस्चार्ज नापने के लिए किया जाता है। हॉट वायर एनीमोमीटर, इसका प्रयोग एयर और गैस की वेलोसिटी नापने के लिए होता है। देखिए एनीमोमीटर जो होता है हॉट वायर एनीमोमीटर, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और ये जैसे होता है
फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी नापने के भी काम आता है। तो ये क्या है कि एयर और गैस की जो वेलोसिटी है वो लगातार फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक। तो फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी तो इनकी होती है, इसीलिए इनका प्रयोग हॉट वायर एनेमोमीटर किया जाता है। इसके अलावा करंट मीटर होता है जिसका प्रयोग ओपन चैनल में फ्लो को नापने के लिए, फ्लो की वेलोसिटी नापने के लिए होता है। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं, से है जो डिवाइसेस हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं कि इसके द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, ठीक। इसके एक होता है, इसके अलावा होता है वॉल प्रेशर टैप, होता है वॉल प्रेशर टैप। इसके द्वारा जो नापा जाता है वो होता है फ्लो स्टैटिक प्रेशर। एक बार ये क्वेश्चन आ गया था एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, शायद DRDO में आया था या इसरो के किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन पैटर्न में आया था, तब का मेरे नोट्स पे लिखा हुआ है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि वॉल प्रेशर टैप, इसका प्रयोग फ्लो स्टैटिक प्रेशर नापने में किया जाता है। तो ये है विभिन्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग फ्लो मेजर करने में किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आपको पर डे कम से कम 100 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं। और देखिए पढ़ने का एक बहुत सरल तरीका, जो अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में जो पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं, तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। फार्मूला रखिए 1 × 3 × 7 = 21। इस फार्मूले से पढ़ाई कीजिए, मतलब जो पहले दिन आपने पढ़ा है उसको रिपीट कर लीजिए, फिर 3 दिन तक लगातार पढ़िए, और तीसरे दिन आप जो तीनों पढ़ा है, वो 3 दिन पढ़ा है उसको पूरा रिपीट कर लीजिए। तो ऐसा करके आप फिर हफ्ते भर तक पढ़िए, और हफ्ते भर के बाद आप जो तीसरे दिन पढ़े थे और इस दिन पढ़े थे, इन दोनों को रिपीट कर लीजिए। मतलब हफ्ते भर में जितना आपने पढ़ा वो पूरा आपका रिपीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लगातार 3 हफ्ते तक पढ़ते रहिए, और जब 21वां दिन आएगा तो आपने पहले दिन से लेकर के 21वें दिन तक जितना पढ़ा है उसको रिपीट कर लीजिए, ठीक। तो इस तरह से अगर आप रिपीट करेंगे तो आप फिर उसके बाद 21वें दिन अगर आप पढ़े होंगे उसके बाद इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये एक फार्मूला होता है जो चीज़ों को बहुत सरल तरीके से बहुत दिनों तक याद रखने के काम आता है। तो 1 × 3 × 7 = 21, ये फार्मूला याद रखिए, और इसके हिसाब से आप पढ़ेंगे। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपका काम आएगा। तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।